नमस्कार भाई, कैसे बढ़िया हो सभी। चलो देखो, अपन बात करते हैं इसकी 320 तक अपन ने कर लिया। कहाँ तक? 320 तक। 321वां प्रश्न करते हैं। करो दिखे। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होता है? बताओ दिखे, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या होता है? तो ध्यान रखना, रंगों में जो विभेद होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है कोण की वजह से। किसकी वजह से? कोण की वजह से। ध्यान रखना, तो उसका जो आंसर होगी वो होगा कोण। देखो, मानव के अंदर आंख में होता है दो प्रकार के। ये होते हैं, इसको बोलते हैं रोड्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोड। और ये जो होता है इनको अपन बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये है रोड और ये क्या है? यानी अपन बात कर सकते हैं, इसको कोण को शंकु भी बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं सलाखें। क्या बोलते हैं? सलाखें। तो शंकु और सलाखें जब ये आपस में यहां पर मिलता है तब अपन बात करें तो रंगों में क्या होता है? विभेद होता है। रंगों में क्या होता है भाई? विभेद होता है। अगर अपन बात करते हैं, ये कोण अगर मान लो इधर आ गया तो विभेद नहीं होता है। तो इसीलिए जो अपन बात करें, ये शंकु और सलाखे दोनों ही आपस में मिलते हैं ऐसे जब रंगों में विभेद होता है। ठीक है ना? दोनों आपस में मिलते हैं तभी क्या होता है? विभेद होता है। जब ये आपस में दोनों मिलना मान लो बंद हो गए तो विभेद भी नहीं होता है। तो किसकी वजह से होता है? कोण की वजह से। और कोण को अपन और क्या बोल सकते हैं? शंकु भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं अपन? कोण को शंकु भी बोल सकते हैं। तो अपने आंसर क्या होगा? कोण होगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। और त्वचा को अपन क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। और प्रश्न पूछें कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न पूछें त्वचा का अध्ययन। और मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है। मानव शरीर का कैसा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग। सबसे बड़ा क्या है? ये बाह्य अंग है। प्रश्न पूछेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है? तो अपना आंसर क्या होगा? त्वचा होगा, है ना। हाँ, चलो अगला प्रश्न करो। देखिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो ध्यान रखना, मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो है मेलेनिन वर्णक। क्या नाम है? मेलेनिन नामक वर्णक होता है। प्रश्न पूछे मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेलेनिन नामक वर्णक। और मेलेनिन नामक वर्णक होता है, ये त्वचा को रंग देता है। अब अपने को पूछें कि एक मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन हार्मोन होता है। और मिलेटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो ध्यान रखना, ये होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित। किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। प्रश्न पूछेंगे कि किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि को मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और मिलेटोनिन हार्मोन मिलेनिन वर्णक पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। हाँ, चलो, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, त्वचा की ऊपरी सतह होती है वो कहलाती एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। प्रश्न पूछेंगे कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अपना आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। प्रश्न पूछा जाता है। चलो, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान रखना, दांतों की ऊपरी परत है। किसकी? दांतों की ऊपरी परत।
और दांतों की ऊपरी परत का नाम क्या है? तो ध्यान रखना ये भी इनेमल परत होती है। कौन सी होती है? इनेमल परत। दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसका नाम क्या है? इनेमल परत। ये सबसे मजबूत परत मानी जाती है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? बताओ भाई, कौन से शरीर का है जो प्रत्यारोपण नहीं होता है? मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण यानी एक को काट के दूसरे पर नहीं लगा सकते, और उसका नाम क्या है? मस्तिष्क। ध्यान रखना, मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन। मस्तिष्क का अपने को अध्ययन पूछेंगे, अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है मस्तिष्क का अध्ययन? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का वजन पूछे अपने को तो ध्यान रखना 1400 ग्राम होता है। और मानव शरीर का कितना परसेंट? तो ये भी बात ध्यान रखना, मानव शरीर का 2% भाग होता है मस्तिष्क। कितना परसेंट? 2%। 1400 ग्राम ये मेल में होता है। और फीमेल में अपने को पूछे कि फीमेल में कितना होता है, तो 1250 ग्राम। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आज तक का सबसे छोटे मस्तिष्क वाला वैज्ञानिक, आज तक के सबसे छोटे मस्तिष्क वाले वैज्ञानिक कौन है? छोटे मस्तिष्क वाला वैज्ञानिक पूछे तो ध्यान रखना, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टीन है आज तक का सबसे छोटे मस्तिष्क का वजन था 1200 ग्राम। 1200 ग्राम का क्या था? 1200 ग्राम का मस्तिष्क था। ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। आज तक का सबसे छोटा मस्तिष्क वाला वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है। शाबाश। हाँ, अगला प्रश्न देखो, देखिए, मस्तिष्क मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? कौन सा होता है बताओ दीजिए, आंसू के अंदर? तो ध्यान रखना, ये उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम नामक क्या होता है? एंजाइम होता है। और लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम इसमें आंसू में नहीं पाया जाता है, ये मूत्र में भी पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है, और लार में, और इसके अलावा आंसू में उपस्थित होता है। इन चीज़ों में ये एंजाइम उपस्थित होता है। विषैले पदार्थों को ये क्या करता है? नष्ट करता है। तो मूत्र में, पसीने में, लार में, आंसू में पाया जाने वाला मनुष्य के अंदर जो अपन एंजाइम है वो कौन सा है? उसका नाम है लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? किसी भी प्राणी का समस्त, जो अपन बात कर सकते हैं, समस्त भार के अधिकांश भाग क्या होता है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मानव शरीर के अंदर होती है किसकी मात्रा? जल की मात्रा होती है। और जल की मात्रा कितनी परसेंट मानी जाती है? तो ध्यान रखना, लगभग 80% जल की मात्रा होती है। सॉरी, 65 से 70%। 80 मत करो, 65 से क्या ले लो, 65 से 70% की मात्रा क्या पाई जाती है? जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? अनिवार्य होती है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखना, 20 एमिनो अम्ल होता है। कितने? 20 एमिनो अम्ल। तो 20 एमिनो अम्ल मिलकर कितना प्रोटीन बनाता है? एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कितने प्रोटीन का निर्माण करता है? 20 एमिनो अम्ल एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बताओ एमिनो अम्ल अनिवार्य कितना होना चाहिए? तो अनिवार्य अपन बात कर सकते हैं 20 एमिनो अम्ल होने चाहिए। और 20 एमिनो अम्ल होगा वो कितने से करेगा एक प्रोटीन का निर्माण? तो इसका आंसर 20 एमिनो अम्ल। 10 तो बाहर से मिलते हैं, 10 तो शरीर में निर्माण होता है, 10 तो शरीर में क्या होता है? निर्मित होता है। और इसके अलावा 10 क्या होता है? 10 बाहर से प्राप्त होता है। बाहर से क्या होता है? प्राप्त होता है। 10 तो शरीर से बनता है और 10 बाहर से प्राप्त होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताओ देखिए, मायोग्लोबिन के अंदर पूछें कि मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग लाल होता है। किसका? मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त का। और इसके अंदर इसमें लोहा धातु उपस्थित होती है। इसमें कौन सी धातु? लोहा। लोहा का दूसरा नाम है आयरन, तीसरा नाम है एफेरस,
चौथा नाम है Fe प्लस धातु क्या होती है, उपस्थित होती है। तो ये बात ध्यान रखना, कौन सी धातु उपस्थित होती है इसमें, तो लोहा धातु उपस्थित होती है। प्रश्न पूछा जाता है अपने को। अगला है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो ध्यान रखना, उत्तेजना से है वो एड्रीनलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनलिन ग्रंथि। और इसका दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम है, एड्रीनलिन ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, और अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं किसको। तो ध्यान रखना, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो ऐसी है जिसका संबंध मानव शरीर में, तो एड्रीनलिन ग्रंथि है ना। हाँ, चलो अगला प्रश्न क्या है, देखो देखिए। अगला प्रश्न है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू या उदर्द एडम्स एप्पल कहा जाता है। कौन से भाग को कहते हैं, बताओ देखिए। हम्म, कौन से भाग को। तो ध्यान रखना, ये जो ग्रंथि है ना, ये थायराइड ग्रंथि, ये जैसे अपन बात कर सकते हैं, ये अपना नासा गुआ है ना। और इसके अंदर ये जो होती है ना, ये होती है, ये होता है कंठ। और कंठ के जो ये बाहर दिखता है ना, बाहर की ओर ये उभरा हुआ भाग, ये इसको अपन बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम एप्पल बोलते हैं। और ये उभरा हुआ होता है, पुरुषों के उभरा हुआ होता है, महिलाओं के चिपका हुआ होता है। और इसके अंदर की ओर होता है कंठ, है ना। और इसके जो अपन बात करेंगे उस भाग को, आउटू भाग को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थायराइड उपास्थि। क्या बोलते हैं इसको, थायराइड उपास्थि बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या बोलते हैं, थायराइड उपास्थि बोलते हैं, अस्थि नहीं है, उपास्थि, है ना। मानव मस्तिष्क का लगभग वजन कितना होता है। तो ध्यान रखना, 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। और मस्तिष्क की अपन बात कर सकते हैं, जांच का नाम पूछे तो ध्यान रखना उसका नाम है ईईजी। और ईईजी का पूरा नाम पूछे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रो एनसेफोलो। क्या नाम है, इलेक्ट्रो एनसेफोलोग्राफी इसका पूरा नाम है। इसके अलावा एक जांच और होती है, झूठ पकड़ने की जांच। कौन सी, झूठ पकड़ने की जो जांच होती है, इसका नाम है पॉलीग्राफ टेस्ट। क्या नाम है, पॉलीग्राफ टेस्ट। ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं, पूछी जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा, जमने के अंदर, है ना। हाँ, रक्त जमने में किसकी मुख्य, कौन से तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो तत्व पूछे तो ध्यान रखना, तत्व है कैल्शियम। कौन सा तत्व है, तत्व पूछे कि कौन से तत्व के कारण जमता है, तो अपना आंसर होगा कैल्शियम के कारण। किसके कारण, कैल्शियम के कारण रक्त जमने की किस तत्व की भूमिका होती है। अब अपने को अलग अलग प्रश्न पूछे, जैसे चोट लगने पर, ऐसे पूछ लेना, चोट लगने पर रक्त का क्या, रक्त जमाने, रक्त का थक्का बोल सकते हैं। रक्त का थक्का, थक्का को स्कंदन बोलते हैं, स्कंदन। जो थक्का बनाने वाला अपने को क्या पूछ सकते हैं, प्रोटीन पूछें तो ध्यान रखना उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। चोट लगने पर रक्त का थक्का मतलब जमना, है ना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके अलावा अपने को पूछे विटामिन का नाम, तो विटामिन कौन सा है, तो विटामिन कौन सा है, के है। इसके अलावा कोशिका का नाम पूछें, कोशिका कौन सी है, तो उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, बिंबाणु है। तीसरा नाम इसका क्या है, पट्टिकाणु है। एक ही बात है, ये बात ध्यान रखना, है ना। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, विटामिन के, कोशिका, प्लेटलेट्स, बिंबाणु या पट्टिकाणु।
अधिकांश ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है? जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। किसकी? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब में कमी होगी। वायु दाब में क्या होगी? कमी होगी। ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए। वायु दाब में कमी होगी। और क्या बात होगी बताओ देखिए। वायु दाब में कमी होगी, नाक से खून आना शुरू होगा। नाक से खून आना क्या होगा? शुरू। इसके अलावा ऊंचाई पर जाएंगे तो पेन से स्याही बाहर आएगी। पेन से स्याही क्या आना शुरू हो जाएगी? बाहर। इसके अलावा ऊंचाई पर जैसे पहाड़ों पर खाने बनाएंगे, खाना आसानी से नहीं पकेगा। खाना आसानी से नहीं पकेगा। क्यों नहीं पकेगा? क्योंकि वायु दाब के ऊपर क्या है? वायु दाब की कमी है। तो ध्यान रखना, आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, यानी फैट कितना होता है? तो ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर पूछें तो कितना होता है? 80 से 100 कितना होता है? mg। तो ध्यान रखना कितना होता है? 80 से 100 मिलीग्राम होता है ना? कितना होता है? 80 से 100। mg का मतलब होता है मिलीग्राम। 80 से 100 मिलीग्राम होता है। और मानव शरीर के अंदर जो बीपी का मान होता है वो कितना होता है? 120 से 80 mmHg, है ना? ये बात ध्यान रखना। 120 सिस्टोलिक को दर्शाता है। किसको? सिस्टोलिक के मान को। और 80 जो मान दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है डायास्टोलिक को। सिस्टोलिक और डायास्टोलिक, ये बात भी पता होनी चाहिए। हाँ, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन। थाइमस ग्रंथि है जो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन। थाइमस ग्रंथि, पहली बात तो अपने को स्थिति पूछे कि कहाँ होती है, तो ध्यान रखना ये होती है छाती में, यानी वक्ष गुहा में। किस में? वक्ष गुहा में। वयस्क में उम्र बढ़ने के साथ साथ में इनकी विलुप्त होती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? साथ साथ विलुप्त होती है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना? और इसका हार्मोन का नाम क्या है? तो ये भी बात याद रखनी है, थाइमोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। प्रश्न पूछा जाता है कि हार्मोन का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि वाला हार्मोन स्रावित करती है थाइमोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न, अगला है कि हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता किसके लिए होती है? हीमोग्लोबिन की जो अधिकता होती है, अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? अधिकतम बंधुता हीमोग्लोबिन की, बताओ देखिए। हाँ, बताओ देखिए। अरे हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए? आपको पता है ईईजी है मस्तिष्क की जांच, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। किसकी जांच है? मस्तिष्क की जांच है। मस्तिष्क में 8 हड्डियां उपस्थित होती है। कितनी होती है? 8 हड्डियां। और 8 हड्डियों का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उसका नाम है क्रेनियम अस्थियां। क्या नाम है? क्रेनियम अस्थियां। 8 हड्डियां होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम अस्थियां बोलते हैं। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम आमाशय में स्रावित होता है। आमाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित? आमाशय द्वारा स्रावित होता है। और पेप्सिन एंजाइम होता है ये किसका निर्माण करता है? तो ध्यान रखना, पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है पेप्सिन एंजाइम। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है?
त्वचा का रंग किससे बनता है बताओ देखिए, अच्छा प्रश्न है। अभी अपन ने बताया त्वचा रंग किसके कारण देता है, तो मेलेनिन वर्णक के कारण। किसके कारण? मेलेनिन वर्णक के कारण। हाँ, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय के अंदर 4 कक्षक होता है, तो 2 तो इसमें क्या होता है, आलिंद होता है। क्या होता है? 2 आलिंद होता है, और 2 ही इसमें क्या होता है, नीले होता है। तो मानव के अंदर 4 हृदय के कक्षक होते हैं, 2 तो आलिंद होता है, ऊपर वाले आलिंद होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, नीले होते हैं। महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं? तो महिलाओं के अंदर एक ही गर्भाशय होता है भाई, 5-7 नहीं होता है। उल्टी रखी नाशपति के समान होता है, उल्टी रखी नाशपति के समान। 3 परतें होती है इसके। एक गर्भाशय के कितने परतें होती है? गर्भाशय को अपन यूटेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेरस, या फिर बच्चादानी भी बोल सकते हैं। बच्चादानी बोले या यूटेरस बोले, एक ही बात है। रक्त में ऑक्सीजन की अधिग्रहण का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन को रक्त के अंदर अधिग्रहण कौन करता है? तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन करता है। कौन है? हीमोग्लोबिन। ये बात ध्यान रखना। एक हीमोग्लोबिन, एक एचबी 4 ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कितने ऑक्सीजन को? 4 O2 को ग्रहण करता है। ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए। पूरे शरीर के अंदर घुमाने का काम करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो है थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन युक्त हार्मोन पूछे तो कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ध्यान रखना, O2 का परिवहन करना। O2 का परिवहन करना। किसका काम है ये? हीमोग्लोबिन का। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? वृक्क मतलब गुर्दा, किडनी बोलते हैं वृक्क को, है ना? हाँ, वृक्क का मतलब होता है गुर्दा, जिसको किडनी बोलते हैं। किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो ध्यान रखना, अवशिष्ट पदार्थ। कौन सा पदार्थ जमा शुरू हो जाता है? तो अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है जब किडनी काम करना बंद कर देती है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ दीजिए। एक व्यक्ति है जब वृद्ध हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है तो रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखना, रक्त पर दबाव घटता है। ठीक है ना? हाँ, स्पीड में खून की गति धीमे पड़ जाती है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन है जो बच्चे को जन्म, अपन बात करें तो, प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? हाँ, कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है मादा के अंदर? तो ये ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है ना? प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। प्रक्रिया को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना? और इसके अलावा प्रोलैक्टिन भी है, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी है। ठीक है ना? दूध का स्राव करता है ये स्राव करने का काम करता है। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत है? एक के पास में। तो मानव का इसका जो सूत्र होता है वो कितना होता है? वो होता है कितना? 21-23/21-23, है ना? ये है, अपन बात कर सकते हैं जो आगे वाले हैं, ये वाले, ये इसको 2 से गुणा करना होता है पूरा को, है ना? ये है आई इनसाइजर, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 तो इनसाइजर है, और इनसाइजर को बोलते हैं कर्तनक, है ना?
और यहां पर अपन बात करें तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये है 4, इसको बोलते हैं कैनाइन, रदनक, है ना। और ये 4 ऊपर 4 नीचे, 2 को 4, 4 ऊपर 8 है कौन सा, अगर चौरणक, और इसको बोलते हैं प्रीमोलर। और 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो गया कौन सा, चौरणक, यानी इसको अपन बोलते हैं क्या, मोलर। क्या बोलते हैं इसको, मोलर। हाँ, तो ये अपने टोटल कितने हो गए, 32 दांत होते हैं। कितने, 32, 8 8 होड़ा और 4 20 और 32। अपने को कौन सा पूछा है, अपने को कैनाइन पूछा है, तो कैनाइन 4 होते हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, 4 होगा। 4 होते हैं, शाबाश। 2 ऊपर 2 नीचे हो गया ना, कैनाइन 4 हो गया। 21 23 21 23 होता है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, कौन से हार्मोन के कारण निकलता है, तो वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। आपको पता है जब जानवर का बछड़ा मर जाता है, गाय भैंस का, तो उस समय आपने देखा होगा कि ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन ठोका जाता है, क्योंकि उसमें दूध निकलना बंद हो जाता है, स्तनों के अंदर दूध नहीं आता है। तो कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नहीं है तो प्रोलैक्टिन भी बोल सकते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग बताना है अपने को, कि भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, और उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है शर्करा, और तीसरा नाम इसका है सैकेराइड। शर्करा, सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो कौन सा करता है ईंधन का काम, जो अपने को ईंधन का काम करता है। हाँ, ईंधन मतलब अपने को ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, क्योंकि इससे क्या मिलती है, इससे अपने को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है, और इसके अलावा प्रोटीन देता है, तो तीनों ही देता है। सबसे तेज कौन देता है, सबसे तेज देता है, सबसे तेज देता है कार्बोहाइड्रेट। और सर्वाधिक कौन देता है, सर्वाधिक देता है वसा, क्योंकि वसा 1 ग्राम वसा होती है ना, 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है वो लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा ज्यादा देती है लेकिन धीरे धीरे देती है, सर्वाधिक देती है, सबसे तेज कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, शहद का प्रमुख घटक क्या है, शहद किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखना शहद पाया जाता है फ्रुक्टोज में। कौन सी शर्करा में, फ्रुक्टोज शर्करा में उपस्थित होता है। प्रश्न पूछे कि कौन सी शर्करा में, शहद की शर्करा कौन सी है, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज शर्करा कैसी है, तो ये भी बात ध्यान रखना, सबसे मीठी शर्करा है। प्रश्न पूछे कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रुक्टोज। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कौन सा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं लिपिड। और 1 ग्राम वसा होती है ना, 1 ग्राम वसा होती है, ये 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, तो वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ऊतकों का निर्माण होता है कोशिकाओं से। प्रश्न पूछे कि कोशिकाओं से किसका निर्माण, कोशिका मतलब सेल से, ठीक है ना। और कोशिकाओं का अगर अध्ययन पूछे कि अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है।
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो रासायनिक क्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ होता है, उसका नाम है एंजाइम। कौन सा है? एंजाइम। हाँ, एंजाइम पदार्थ है। शाबाश। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किस में होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। वैसे तो अपन बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो शैवाल होता है, और उस शैवाल का नाम है कारा शैवाल। कौन सा शैवाल? कारा शैवाल या क्लोरेला शैवाल। और क्लोरेला शैवाल में होता है 70% प्रोटीन। कितना परसेंट? 70%। इसके अलावा स्पाइरोलिना शैवाल, और स्पाइरोलिना शैवाल में भी 70% प्रोटीन। इसके अलावा एक आता है स्पाइरोगाइरा शैवाल, और स्पाइरोगाइरा शैवाल के अंदर कितना होता है? तो ये बात ध्यान रखना, इसमें होता है 65% प्रोटीन। इसके अलावा आता है सोयाबीन, और सोयाबीन के अंदर कितना होता है? तो वो होता है 42% प्रोटीन। इसके अलावा आती है दालें, और दालों के अंदर होता है 10% प्रोटीन। शाकाहारियम, मांस में अंडा मांस के अंदर 18% आ जाता है। मछली के मांस में होता है 28%। मछली के मांस में कितना होता है? तो 28% होता है। बकरे के मांस में होता है 18%, और अंडा के अंदर होता है 12% प्रोटीन। अपने को शाकाहारी में पूछा है, तो शाकाहारियों के अंदर या तो ऑप्शन एक है, तो सबसे पहले इसको करेंगे, फिर ये एक बार प्रश्न आया उसमें शाकाहारी में सबसे ज्यादा पूछा तो सोयाबीन में, है ना। हाँ, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? यह तो बता दिया। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे किससे पाते हैं? तो शाकाहारी सबसे ज्यादा किससे पाते हैं? शाकाहारी सबसे ज्यादा पाते हैं। इसका जो आंसर होगा प्रॉपर वो होगा दालों से, है ना, क्योंकि दालें मिलती है शाकाहारियों को सबसे ज्यादा, है ना। हाँ, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, कारा या क्लोरेला शैवाल। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कारा या क्लोरेला शैवाल नहीं है तो सोयाबीन कर देना, क्योंकि इसमें 70 होता है, सोयाबीन में 42 ही होता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? मानव शरीर के अंदर वसा कहाँ पर जमा होती है, ये बताओ देखिए। हाँ, मानव शरीर में भाई वसा ऊतकों के अंदर किस में होती है? वसा ऊतकों में, अपनी मांसपेशियों के अंदर वसा कहाँ होती है? तो वसा ऊतकों के अंदर हो जाती है जमा। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसकी कुबड़ में क्या होता है? तो ध्यान रखना, ऊंट की कुबड़ में वसा होती है, कुबड़ में वसा का जमाव होता है, वसा का जमाव होता है। और वसा क्या कर देती है? उसको ऊर्जा देती है ना। वसा ऊर्जा देती रहती है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने दिया था। कब दिया? 1911 के अंदर। जबकि प्रश्न पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, क्या पूछेंगे अपने को? विटामिन की खोज पूछे तो आप ध्यान रखना, खोज बताओ हॉपकिंस। कौन बताओगे? हॉपकिंस बताओगे। खोज करता हॉपकिंस बताओगे, जबकि नाम किसने दिया? तो नाम फंक ने दिया। रक्षात्मक पदार्थ के रूप में, रक्षात्मक पदार्थ के रूप में कौन जाना जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ के रूप में कौन जाना जाता है, बताओ देखिए। हाँ, कौन सा रक्षात्मक पदार्थ है? तो ध्यान रखना, विटामिन है, क्योंकि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, केवल रक्षा करता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। एक तो विटामिन से, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं खनिज लवण से, है ना, खनिज लवण और जल, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती। ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को।
विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में। इसके अलावा आम में पाया जाता है, केला में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है। गाजर को छोड़कर जिसका रंग पीला पीला, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ध्यान रखना, कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? विटामिन ए कहाँ पर जमा होता है? तो ध्यान रखना भाई, विटामिन ए कहाँ पर जमा होता है मानव शरीर के अंदर? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। विटामिन ए का जमाव होता है यकृत में। किस में होता है? यकृत में। यकृत का दूसरा नाम है लीवर, तीसरा नाम है जिगर, चौथा नाम है कलेजा, है ना, पांचवा नाम है हेपट। यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर जमा होता है विटामिन। यहाँ पर देखो, विटामिन ए का निर्माण होता है। किसका? विटामिन ए का होता है। इसके अलावा यूरिया का निर्माण होता है। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन, उसका भी निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। इतनी सारी चीज़ों का निर्माण होता है, इसलिए इसको शरीर की रसायनशाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर की रसायनशाला। प्रश्न पूछें कि शरीर की रसायनशाला किसको कहते हैं? तो यकृत को कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल रासायनिक नाम है। और इसमें अपन बात करें, रात में कम दिखाई देता है। रात में क्या होता है? कम दिखाई देता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। रात में साफ नहीं दिखता, इसके रतौंधी हो जाता है। कम प्रकाश में कम दिखाई, धुंधला दिखाई देता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत गाजर है भाई। सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है ना। हाँ। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन अपन बात करें तो एक तो होता है B1, इसके अलावा B2 और B3, B5, B6, B7, B9, B12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मुख्य मुख्य विटामिन है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। इसका है राइनो, क्या नाम है? इसका है राइनो फ्लेमिन। और इसका जो B3 का है वो है इसका थायमिन, राइनोफ्लेमिन, और इसका है नियासिन, इसका है पेंटाथेमिक, पायरोडोक्सिन B6 का, B7 का है बायोटिन, इसका है ओलिक, और इसका है साइनोकोबाल्मिन। तो ये मुख्य बी में 8 विटामिन है। इसके अंदर बी ग्रुप के अंदर पूछे ना, बी ग्रुप में मुख्य कितने विटामिन है? तो ध्यान रखना, मुख्य 8 विटामिन है। कितने हैं? 8 ही है, 12 नहीं है। ध्यान रखना, ये बात भी पता होनी चाहिए। मुख्य 8 विटामिन ही है, 12 विटामिन नहीं है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ध्यान रखना, B12 में। कौन से में? B12 में। इसका B12 का नाम है साइनो कोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, और इसकी जब कमी हो जाती है, कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। B12 का रासायनिक नाम क्या? अभी अपन ने बताया, साइनो कोबाल्मिन। खट्टे फलों में पाए जाने वाले विटामिन, खट्टे खट्टे में पाया जाता है विटामिन कौन सा? विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछें तो क्या नाम है? रासायनिक नाम है एस कार्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस कार्बिक अम्ल रासायनिक नाम है। ठीक है ना। इसकी जब कमी हो जाती है, कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी में शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं।
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है और कच्चे आम में पाया जाता है, केरी में। खट्टा खट्टी पदार्थ में विटामिन सी मिलता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी की कमी से आता है। ठीक है ना, मसूड़ों से खून आता है और इससे अपन बात करें तो पायरिया टाइप का रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी अपन ने बताया, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन से विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? अच्छा प्रश्न है, ये बताओ दीजिए, कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता? हम्म कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? बताओ दीजिए। अच्छा प्रश्न है। घुलनशीलता के आधार पर जो जल के अंदर घुलता है ना, वो भंडारित नहीं होता, बी और सी विटामिन, है ना। ए, डी, ई और के शरीर के अंदर भंडारित होता है, ये नहीं होता बी और सी दोनों। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा करता है? प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने का काम करता है। कौन सा विटामिन करता है बताओ देखिए। हाँ, रोगों से लड़ने का काम करता है। तो सारे ही विटामिन, है ना, सभी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के सारे ही रक्षा करता है। लेकिन ऐसे भी आ जाए तो ध्यान रखना, ज्यादा रक्षा कौन करता है, ए कर देना अगर ये भी आए तो सारे ही। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी। बस को जल में गिरा दो। और वसा में कौन कौन होता है? तो बाकी बच गया वसा में ए, डी, ई और के, ये वसा में। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन, धूप से मिलने वाला विटामिन है डी, इसको धूप का विटामिन बोलते हैं, है ना। सूर्य का विटामिन बोलते हैं, गरीबों का विटामिन, सबसे तेज मिलने वाला विटामिन। मछलियों के यकृत में कौन, तेल में कौन सा विटामिन होता है? किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। ये भी बात ध्यान रखनी है। मछलियों के यकृत में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा? विटामिन डी। कोलकेसिलो, क्या नाम है, कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल, कैल्सी, सही नाम लिख देता हूँ इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। रासायनिक यौगिक किसका नाम है? तो देखो, एक तो है रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दूसरा है थायमिन, वो है विटामिन बी का। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है वो है एस्कॉर्बिक, वो है विटामिन सी का। और चौथा है वो है कैल्सीफेरोल, ये है विटामिन डी का। पांचवा है टेकोफेरोल, ये विटामिन ई का। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है फिलोक्विनोन, और ये विटामिन के का। तो ये इसके रासायनिक नाम है, ध्यान रखना। विटामिन ए का रेटिनोल, थायमिन, बी का एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, फिलोक्विनोन। विटामिन ए का, ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, टेकोफेरोल, अभी अपन ने पढ़ाया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग, कम धूप में साफ दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना, अंकुरित अनाज और मछलियों का तेल। अच्छा प्रश्न है। हम्म
दांतों में क्या होता है? अरे भाई दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है, कैल्शियम और फास्फेट होता है, कैल्शियम और फास्फेट। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बताओ दिखे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, हाँ, कौन सा खनिज? तो ये भी बात ध्यान रखना, पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है भाई? ये है आयोडीन का। नमक की मात्रा होती है ना, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत वो है शैवाल। शैवालों से प्राप्त होता है। शैवाल नहीं आए तो ध्यान रखना नमक में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, उपास्थि, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में कौन सा आवश्यक तत्व होता है? हाँ, तो इन दोनों के संपोषण में कौन होता है? कैल्शियम होता है, Ca, कैल्शियम तत्व। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लोहा तत्व होता है, सबसे ज्यादा लोहा तत्व। आपको पता है, एक बात ध्यान रखना, सेव होता है ना, सेव, सेव में एक बात ध्यान रखना, मैलिक अम्ल होता है। प्रश्न पूछें कि सेव में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल उपस्थित होता है। लेकिन सेव को जब काटते हैं, सेव को काटने पर सेव मैली हो जाती है। सेव का रंग किसके आयरन के कारण बदलता है? मैलिक अम्ल के कारण नहीं बदलता है, आयरन के कारण बदलता है, लोहा तत्व होता है उस कारण बदलता है। मैलिक अम्ल मत कर देना यहाँ पर। काटे जब रंग चेंज हो जाता है ना, रख देते थोड़ी देर। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? रिकेट्स, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी? डी की कमी से। ए से होता है रतौंधी, है ना। बी से होता है बेरी बेरी। सी से होता है स्कर्वी। डी से होता है रिकेट्स। ये तो बच्चों में होता है, रिकेट्स को सूखा भी बोलते हैं। और बड़ों में होता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है ना। ये तो बच्चों में होता है सूखा, और ओस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। डी केयर ई के कारण होता है नपुंसकता, जिसको अपन बांझपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझपन। और ई के बाद में के की कमी से होता है हेमरेज। ये इन विटामिनों की कमी की वजह से होता है। घातक रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रक्ताल्पता किसके कारण होता है? घातक रक्ताल्पता। प्रश्न पूछा जाता है। घातक रक्ताल्पता यानी रक्ताल्पता को बोलते हैं एनीमिया रोग, और घातक होता है वो B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से। या फिर सही इसका आंसर है, देखो इसका आंसर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 इसका आंसर है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखना, एनीमिया अपन बात करें लोहा तत्व की कमी से। कौन सा तत्व? लोहा तत्व। एनीमिया रोग होता है अगर लोहा तत्व नहीं है तो हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी की कमी से। यह सब कमी होती है ना। हाँ, अगर आरबीसी नहीं है तो रक्त की कमी से। विटामिन पूछे तो B6 की कमी से, B9 की कमी से, और B12 की कमी से। ये सारे इसके आंसर है। एनीमिया रोग होता है सब की कमी से।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहां पर है? केंद्रीय खाद्य अनुसंधान कहां पर है? तो ध्यान रखना यह है मैसूर में। कहां पर है? मैसूर में। यह बात पता होनी चाहिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से, तो टाइफाइड से होता है बड़ी आंत प्रभावित। कौन सी आंत? बड़ी आंत। और टाइफाइड की एक जांच होती है, उसका नाम ध्यान रखना, उसका नाम है विडोल टेस्ट। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, टाइफाइड की जांच कौन सी है? विडोल। 25 रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजावा कौन सा है? तो इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये बात भी ध्यान रखना, 25 के लिए उत्तरदायी कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ। हाँ। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होता है भाई? तो ध्यान रखना, उसमें होता है फ्लोराइड। ब्लड कैंसर को आमतौर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। रक्त की कैंसर होती है, सबसे खतरनाक कैंसर मानी जाती है। 3 प्रकार की कैंसर होती है, एक तो होती है ल्यूकेमिया, एक होती है सारकोमा, और एक होती है कार्सिनोमा। सारकोमा हल्की होती है, ये हड्डियों में होती है, ठीक है ना। और ये अपन बात करें तो मांसपेशियों में, ऊतकों में होती है कार्सिनोमा। शरीर के किस अंग की खराबी मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ध्यान रखना, पैनक्रियाज ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की खराबी से। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। मधुमेह को शुगर रोगी भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम है डायबिटीज। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, मात्रा में वृद्धि। शरीर के अंदर अपन बात करें तो जब मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। कौन से हार्मोन की? इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। और इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेस्ट तथा बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने। टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अच्छा प्रश्न है, टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से, नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार किसके द्वारा संचारित होता है? कौन सा रोगवाहक है? हाँ, तो इसका जो रोग जनक पूछे डेंगू का, तो ध्यान रखना उसका नाम है एडिज एजिप्टी, ठीक है ना। और वो वाहक पूछे अपने को, ठीक है ना, तो ध्यान रखना मादा एडिज मच्छर। रोग वाहक पूछा है तो इसका आंसर होगा एडिज एजिप्टी। बच्चों में अंगों की अस्थियां किसकी कमी के कारण मुड़ जाती है? तो किसकी कमी के कारण मुड़ जाती है बताओ दीजिए? विटामिन डी की वजह से मुड़ जाती है, रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण होता है जब होता है? तो ध्यान रखना यकृत के, जिसका दूसरा नाम है लीवर, जिगर, कलेजा। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। चेचक किस कारण होता है? अच्छा प्रश्न है, तो चेचक होता है वेरियोला वायरस के द्वारा। वेरियोला वायरस।
रक्त कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का उपयोग, CO60। CO का मतलब होता है कोबाल्ट, है ना? हाँ। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? नेत्रों के लिए विटामिन ए। किस विटामिन को सनशाइन का विटामिन कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन का विटामिन कहा जाता है। पित्त जवर किसके द्वारा संचारित होता है? पित्त जवर किसके द्वारा संचारित होता है? बताओ दीजिए। हाँ, पित्त जवर होता है एंड्रीज के द्वारा संचारित। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है मानव शरीर में? हाँ, तो ध्यान रखना, इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन सी मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी को गर्म करने पर और धोने पर यह निकल जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? B6 की कमी से कौन सा हो जाता है? तो ध्यान रखना, उसका नाम है एनीमिया रोग। पुरुष में, महिला में यही होता है। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो ध्यान रखना, मिनी माता रोग होता है पारा की वजह से। पारा का दूसरा नाम है मरकरी और तीसरा नाम इसका प्रतीक है Hg। पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 80, है ना? और पारा का S का पूछे अपने को कि पारा का S के क्या है? तो ध्यान रखना, पारा का S के सीने बार, है ना? कई बार पारा का और शीशा का पूछा जाता है। और शीशा का है, शीशे का था दिल मेरा गल गया गले ना। EEG से किस अंग का कार्य प्रणाली है? EEG है मस्तिष्क की इलेक्ट्रोएन्सेफोलोग्राफी, अभी बताया था। कैसीन दूध किससे होता है? कैसीन दूध के बारे में पूछा है, बताओ देखिए। कैसीन दूध किससे होता है? तो कैसीन की अपन बात करें तो शर्करा से। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो आपको पता है, दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा, है ना? और लैक्टोज शर्करा इसका मुख्य स्रोत है। ध्यान रखना, अगर लैक्टोज नहीं है ऑप्शन में तो गलैक्टोज शर्करा कर देना। गलैक्टोज शर्करा को मस्तिष्क की शर्करा बोलते हैं, उसको दूध की शर्करा बोलते हैं लैक्टोज को। इसको मस्तिष्क की शर्करा कहा गया। घात करो और छिप जाओ विख्यात विषाणु कौन सा है? बताओ देखिए, घात करो और छिप जाओ। कई बार पूछा जाता है RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ। पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है? जब पीलिया हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? शरीर में बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन आगे आ जाए बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि हो गई तो ध्यान रखना, शरीर का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। और बिलिरुबिन की वृद्धि के कारण शरीर का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? गोल्डन चावल का कौन सा है? बताओ देखिए। विटामिन ए है प्रचुरतम स्रोत। किसकी उपस्थिति में गाय का दूध पीले रंग का होता है? किसके कारण होता है? बताओ देखिए। हाँ, तो ध्यान रखना, कैसीन या कैरोटीन की वजह से और कैरोटीन की वजह से।
दोनों ही सही है। दिल का दौरा किस कारण आता है? तो ध्यान रखना, दिल के अंदर दौरा आता है दिल में रक्त की कमी के कारण। दिल में रक्त की कमी आ जाती है क्योंकि रक्त नलियों के अंदर आगे बढ़ नहीं पाता है। रक्त आपूर्ति की कमी यानी रक्त का प्रवाह सही नहीं होता है। रक्त का प्रवाह सही नहीं होता है। कालाजार का संचार किससे होता है? हाँ, तो ध्यान रखना किसके कारण होता है संचार? सिकता मक्खी के कारण। और सिकता मक्खी को बोलते हैं रेत की मक्खी। क्या बोलेंगे? रेत की मक्खी। इसको बोलते हैं बालू मक्खी। कालाजार, सिकता मक्खी या बालू मक्खी। एक होती है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, और वो होता है निंद्रालु रोग का वाहक। निंद्रालु रोग का क्या होता है? वाहक होता है। दोनों में अंतर है। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो ध्यान रखना, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। सर्वप्रथम टीके की खोज इसी ने की थी। ये बात भी ध्यान रखना, सर्वप्रथम टीके की क्या कर दी थी? टीके की खोज की थी। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? प्रश्न है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना, हेपेटाइटिस एक वायरस है और इस हेपेटाइटिस का दूसरा नाम अपन बात करें तो कौन सा रोग फैलाता है? तो पीलिया रोग फैलाता है। पीलिया बोले या जॉन्डिस बोले एक ही बात है, हेपेटाइटिस बोल सकते हैं। कवकीय रोग कौन सा है? कवक वाला रोग कौन सा है? तो ध्यान रखना, कवक के खूब रोग है। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, याद रखना। गंजा का मतलब गंजापन, दा का दाद, और अपन बात करें तो दमा, दाद आती है, दमा रोग आती है। इसके अलावा अपन खा का मतलब खाज खुजली, ए का मतलब एथलीट फुट, ये सारे रोग हैं। काली मौत किससे कहते हैं? तो काली मौत बोलते हैं प्लेग रोग को। ठीक है ना, प्लेग रोग को बोलते हैं ब्लैक डेथ। ये चूहों से होने वाली बीमारी है। चूहों से होने वाली बीमारी काली मौत। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? रासायनिक नाम बोल सकते हैं, अभी बताया मैं, राइनोफ्लेविन। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? सबसे अच्छा भोजन बच्चों के लिए क्या है? छोटे बच्चों के लिए दूध, क्योंकि दूध के अंदर 6 पोषक तत्व उपस्थित होता है। 6 पोषक तत्व उपस्थित होता है, क्योंकि इसके अंदर शर्करा होती है, इसके अंदर विटामिन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसके अंदर खनिज तत्व होता है, इसके अंदर जल की मात्रा होती है। तो 1 2 3 4 5 और क्या बच गया? इसके अंदर वसा होती है, घी होता है। 6 पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण आहार बोलते हैं। प्रश्न पूछे कि पूर्ण आहार कौन है? तो दूध है। बहु औषधीय चिकित्सा किस संक्रमण के लिए है? हाँ, बहु औषधीय चिकित्सा किसके लिए? तो ध्यान रखना, कोढ़ के लिए है। किसके लिए? कोढ़, जिसमें त्वचा प्रभावित होती है। कोढ़ में कौन सा? त्वचा प्रभावित होती है। कुष्ठ रोग कोढ़ रोग बोलते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन सा है जो घातक मलेरिया फैलाता है? तो आपको पता ही है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। और वाहक पूछे अपने को, परजीवी की जगह वाहक आ जाए, तो ध्यान रखना, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। इसकी खोज किसने सबसे पहले की थी? तो रोनाल्ड कोच ने की थी।
और रोनाल्ड रोस की मृत्यु भी किसके कारण हुई? मलेरिया के कारण हुई। ये भी बात ध्यान रखना, प्रश्न पूछे। ऐसा वैज्ञानिक जिसने जिस रोग की खोज की और उसकी मौत ही उसी के कारण हुई, तो आंसर क्या होगा? रोनाल्ड रोस। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग फैलता है चूहों से। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? कौन सा रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया? तो काफी सारे रोगों को उन्मूलन कर दिया, लेकिन थोड़े दिन पहले चर्चा में था, उसका नाम है चेचक। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, जीका वायरस करता है दिमाग को। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, किसको? दिमाग को या मस्तिष्क को प्रभावित करता है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो ध्यान रखना, एडिस मच्छर है। कौन सा? एडिस। बोलते हैं ना, माथा में खोपड़ी में बुखार चढ़ गया, मौत हो जाती है, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? ल्यूकोडर्मा, नाम ही डर्मा, डर्मेटोलॉजी, त्वचा की बीमारी है, स्किन की बीमारी है ना, डर्मेटोलॉजी अध्ययन इसका। निमोनिया किस कारण होता है? निमोनिया, तो ध्यान रखना, जब फेफड़ों में सूजन आ जाती है तो निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों में सूजन के कारण। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत की पद्धति, प्रश्न बताया था। 2 जगत की पद्धति बताई थी, कार्ल लीनियस। किसने बताई थी? कार्ल लीनियस, या इसको बोलते हैं कैरोलस लीनियस, एक ही बात है ना। और 3 वाली बताई थी अनरेस्ट हैकल ने, अनरेस्ट हैकल। और 4 वाली बताई थी कोपलैंड ने। और 5 वाली बताई थी RH व्हिटेकर। कौन से की पूछी है? 3 की पूछी है, तो 3 की किसने बताई? अनरेस्ट हैकल ने, ए हैकल। 2 की किसने बताई? कार्ल लीनियस। 4 की बताई कोपलैंड ने, 5 की RH व्हिटेकर। सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अच्छा प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अभी अपन ने पढ़ा, कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस। किस जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाया जाता है? कौन सा जीवाणु है जिसके अंदर श्वसन एंजाइम पाया जाता है? हाँ, तो उसका नाम है मिसोसोम। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? तो ध्यान रखना, उसका नाम है थियो मार्गेरिटा, है ना। हाँ, थियो मार्गेरिटा, थियो मार्गेरिटा। पूरा नाम लिखो तो नेमी बियनसिस, पूरा नाम है इसका, थियो मार्गेरिटा नेमी बियनसिस। कवक किस कोशिका की भित्ति से बनी होती है? तो ध्यान रखना, काइटिन की। किस समूह के पौधे आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उसका नाम है थैलेफाइट्स के। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है, एक होता है माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ध्यान रखना, कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। कवकों को और शैवालों को दोनों को ही मिला दे तो उसको बोलते हैं लाइकेन या सहजीविता। दोनों का सम्मिलित रूप कवक तथा शैवालों का सहजीविता लाइकेन कहलाता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी, प्राणी 2 प्रकार का, एक तो कशेरुकी, एक होता है अकशेरुकी। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी तो है सिक्विड,
सकीवंड, है ना। हाँ, सबसे बड़ा एकशेरुकी प्राणी सकीवंड। एकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, ये बात ध्यान रखना। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सबको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। सेल बोलते हैं जिसको, साइटो बोलते हैं, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित किस में होता है? वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित किस में होता है? तो ध्यान रखना, वो होता है जीवाणुओं में। और जीवाणुओं को अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। कोशिका का शक्तिगृह किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का शक्तिगृह। ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? तो ये भी बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसका दूसरा नाम है सूत्रकणिका। कोशिका का सूत्र कणिका, कोशिका का शक्तिगृह, बिजली घर, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखना, लाइकोपिन की वजह से होता है ना। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? गोल्जी काय को बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस बोलते हैं। खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो पदार्थों का श्रावण करना, पदार्थों का क्या करना? श्रावण करना, आगे पीछे अंदर बाहर करना, अंदर या बाहर करना। कौन सा कोशिका अंग किसी कोशिका के सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, लाइसोजाइम। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोजाइम को। एटम बम कौन सी कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायक है? कौन कोशिका की आकृति बनाए रखता है? ध्यान रखो भाई, बताओ दिखे। हाँ, कोशिका की आकृति बनाने में सहायक है, हाँ, उसका नाम है कोशिका पंजर। क्या नाम है? कोशिका पंजर। पर ऑक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? पर ऑक्सीसोम का, तो पर ऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण। कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था कहलाती है पूर्व अवस्था, या इसको बोलते हैं प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? अर्धसूत्री विभाजन को, तो ध्यान रखना, उसका नाम है ऑस्कर हार्टविंग। किसने देखा था? ऑस्कर हार्टविंग ने। पौधे के किस भाग शेष जूट की प्राप्ति होती है? कौन से भाग से होती है शेष जूट की प्राप्ति? हाँ, तना से। ध्यान रखना, कहां से होती है? तना से होती है। कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ध्यान रखना, उसका नाम है फ्लोएम। दो होता है, एक तो जाइलम होता है, और जाइलम खनिज तत्वों को कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक। और ये भोजन को कहाँ तक पहुंचाता है? जड़ों तक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ये। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है।
प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन प्राप्त होता है उसको जड़ों तक पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम 2 होता है। मानव त्वचा किस ऊतक से निर्मित होती है? मानव त्वचा है जो कौन से ऊतक से बनी होती है? तो ध्यान रखना उसका नाम है उपकला ऊतक। ग्रंथि निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? ग्रंथि निर्माण करती है उपकला ऊतकों के द्वारा। उपकला ऊतक। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं के मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? कौन सी कोशिका है जो रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम है WBC यानी सफेद रक्त कणिका। ये बात ध्यान रखना भाई। हाँ, अरे वीडियो चल रहा है, इधर नहीं है। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है भाई? हाँ, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तो ध्यान रखना उसका नाम है बोरोन, जिसका प्रतीक है B। परमाणु क्रमांक है इसका 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो किसको करता है बताओ देखिए। प्रकाश ऊर्जा को किस में करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किस प्रकार का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? बताओ देखिए। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में। लाल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। कोशिका में जल के प्रवेश करने पर इसके जीवद्रव्य के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? हाँ, क्या बोलते हैं बताओ देखिए। उसको बोलते हैं स्फीति दाब। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बताओ देखिए। ट्रांसपीरेशन। पौधे किस हार्मोन के कारण सूर्य की ओर झुक जाता है? तो ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम, पाचन के लिए सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लार में होता है एमाइलेज, सबसे पहले यही मिलता है। वैसे लार में एमाइलेज भी होता है, लार में टाइलिन भी होता है, ठीक है ना, और लाइसोजाइम होता है, लेकिन सबसे पहले मिलता है एमाइलेज। ये बात ध्यान रखना। स्टार्च का पाचन करता है, ये भी स्टार्च का पाचन करता है। मानवों में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? मानवों में किसके कंपन से ध्वनि होती है? तो ध्यान रखना कंठ के कारण, यानी स्वर रज्जु बोल सकते हैं अपन। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में CO2 गैस छोड़ी जाती है और O2 ली जाती है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में किसका ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन होता है? ATP होता है। ATP को कहते हैं, ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन है ट्राइफास्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ATP के संश्लेषण के लिए तो ध्यान रखना ऑक्सीजन और मैग्नीज, O2 और Mn। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? F1 कणों में।
कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है रक्त के अंदर? तो ध्यान रखना, रक्त में दो होता है, एक तो प्लाज्मा और एक रक्त कणिका। प्लाज्मा होता है 55% और रक्त कणिका होता है क्या? रक्त कणिका होती है 45%। तो प्लाज्मा ज्यादा पाया जाता है। मनुष्य के रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो ध्यान रखना 7.35। 7.35 नहीं है तो 7.40 कर। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसकी खोज की थी 1628 में विलियम हार्वे ने। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ध्यान रखना सोडियम Na, जिसका परमाणु क्रमांक 11 Z11 होता है, ठीक है ना, और द्रव्यमान संख्या A होती है इसकी 23। शरीर का कौन सा अंग रुधिर के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो ध्यान रखना शुद्धिकरण से है गुर्दा, जिसको अपन बोलते हैं किडनी, जिसको अपन बोलते हैं वृक्क। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, जिसका दूसरा नाम है लीवर, तीसरा नाम है जिगर। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है, दो हड्डियां जुड़ी रहती है, ये मान लो हड्डी है, ठीक है ना, बोन है ये, और ये कौन सी है? ये दूसरी बोन है, और बोन को बोन से जुड़ते हैं उसको अपन बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं या फिर स्नायु बोलते हैं। और हड्डी से मांसपेशी जुड़ी होती है, मान लो मसल्स जुड़ी होती है, मांसपेशी, उसको अपन बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा, या फिर बोलते हैं टंडन। टन टन मत कर देना, टंडन है, टन टंडन। क्या हो गया? साइनोविलियल द्रव्य किस में पाया जाता है? साइनोविलियल द्रव्य किस में पाया जाता है? बताओ दिखे। तो ध्यान रखना ये पाया जाता है जड़ों में। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, 3 भाग। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में होता है मस्तिष्क, ब्रेन। अल्जाइमर में पेट मत कर देना, मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? स्मृति और भावनाओं का केंद्र कौन सा है? बताओ दिखे। तो उसका नाम है सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सोचना, विचारना, याद रखना। मस्तिष्क की मेमोरी इसी को बोलते हैं। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? ट्रेकोमा करती है आंख को। पढ़ाया था मैंने, 19 रोग पढ़ाया था टोटल, इसमें वायरस से होने वाला है ना। हाँ, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो ध्यान रखना ये होती है मस्तिष्क में। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं? एड्रीनलिन। करो या मरो, लड़ो या उड़ो, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट एक की बात है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्रंथि, जिसका तीसरा नाम है मिश्रित ग्रंथि, जिसका चौथा नाम है पूर्व पाचक रस ग्रंथि। पूर्व पाचक रस ग्रंथि एक ही बात है। कार्पल्स ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
हाँ, कार्पल्स ल्यूटियम होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मादा जब मासिक चक्कर आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, एमसी आती है, जो कार्पल्स ल्यूटियम पीछे से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। मानव शरीर में उर्वरकीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? हाँ, मानव शरीर में उर्वरकीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? उर्वरकीकरण का मतलब यानी निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन, और वो होता है किसमें? अंडवाहिनी में। स्त्री अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अंडाणु कोशिका हो चाहे शुक्राणु हो, ठीक है ना, 23 जोड़ी होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल एक कोशिका के अंदर। एमटीपी का पूरा नाम क्या है? हम्म क्या नाम है बताओ दिखे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, पी का मतलब प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक सामान्य मनुष्य शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या पूछी है, यानी अपन बात करें तो ऑटोसोम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र को। गुणसूत्र दो प्रकार का होता है ना? एक तो होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। और एलोसोम बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र को, एलो लैंगिक, ठीक है ना। और ऑटोसोम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र को। इसकी तो होती है 22 जोड़ी और इसकी होती है एक जोड़ी एलोसोम की, है ना। हाँ, ऑटोसोम पूछा है तो कितनी होगी? 22 जोड़ी। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता। हम्म सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए की सबसे पहले खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की। द्विकुंडलित डीएनए की खोज वाटसन क्रिक ने की। प्राकृतिक ज्वालामंदक क्या है? प्राकृतिक ज्वालामंदक कई बार प्रश्न पूछा जाता है, डीएनए, है ना। डीएनए की खोज किसने की? तो ध्यान रखना, फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर सबसे पहले अलग किया। द्विकुंडलित डीएनए की खोज किसने की? द्विकुंडलित डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने 1953 में। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूरा नाम है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जैव विकास के क्रम में मानव के सबसे निकट थाइमेट्रस क्या है?
हाँ बताओ दी के आगे। क्या होगा इसका आंसर? जैव विकास के क्रम में मानव के सबसे निकट प्राइमेट्स कौन सा है? तो ध्यान रखना वो है गोरिल्ला। सुना होगा ना आपने। हाँ। पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं? पौधों में जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोग उत्पन्न करते हैं उसको रोगजनक बोलते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स रोग फैलाता है ये। BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए होता है? TB के बचाव के लिए। बैसिलस केलमिट गुएरिन इसका पूरा नाम है। बैसिलस केलमिट गुएरिन। इन्फ्लुएंजा का विषाणु क्या है? इन्फ्लुएंजा का विषाणु तो ध्यान रखना आर्थोमिक्सो विषाणु। वायरस की बीमारी है। विषाणु का दूसरा नाम है वायरस। विषाणु का दूसरा नाम क्या है? वायरस। वायरस की खोज किसने की? तो ध्यान रखना इवानोवस्की ने तंबाकू के पत्ते पर। जुकाम का रोगजनक क्या है? राइनो वायरस। डेंगू का रोगजनक क्या है? डेंगू का रोगजनक बताओ भाई। रोगजनक का है डेन वायरस। हाँ। चिकनगुनिया रोग किससे संचारित होता है? चिकनगुनिया एडिज मच्छर से। रूबेला वायरस का कारण क्या है? रूबेला वायरस खसरा रोग का वायरस है। खसरा रोग रूबेला वायरस। खसरा रोग के अंदर गला वगैरह में छाले हो जाते हैं, त्वचा खराब हो जाती है ना। रूबेला वायरस। दाद की बीमारी किस प्रकार की है? दाद कवक की बीमारी है जिसको फंगस बोलते हैं, फंजाई या फफूंदी बोलते हैं। हैजा रोग रोगाणु की खोज किसने की? हैजा रोग के रोगाणु की खोज, हाँ, हैजा रोग के रोगाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और इसका जो रोगाणु होता है हैजा का, उसका नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नामक रोगजनक होता है। हैजा का दूसरा नाम है विपुचिका रोग। हैजा के लिए नियंत्रण के लिए ORS पिलाया जाता है जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव के अंदर बैक्टीरिया का आम इलाज है एंटीबायोटिक। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो हृदय की धड़कन कमजोर हो जाती है। ध्यान रखना बेरी बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की। रिकेट्स को सूखा रोग बोलते हैं, हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती है। कौन सा सूखा रोग होता है बच्चों के अंदर?
सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना यकृत को, जिसका दूसरा नाम है लीवर। रख दो। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? इटाई इटाई के लिए तो ध्यान रखना वो है कैडमियम। कौन सी धातु है? कैडमियम। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। हाँ। मृदा में कुछ जल की मात्रा में पौधों को उपलब्ध होने वाले जल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं कैसार्द। किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? हाँ, तो ध्यान रखना उसका नाम है हिस्टोसोल।